गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था मूविंग कोयल माइक्रोफोन की कंस्ट्रक्शन और उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मतलब वैद्युतमकीकरण होता है उसके सिद्धांत पर ये कार्य करता है। और अब जो है इसमें हम आज इसकी वर्किंग देखेंगे। तो वर्किंग में सबसे पहले हमने जो कंस्ट्रक्शन के आधार पर एक इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट होता है वो ड्रॉ किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ मूविंग कोयल माइक्रोफोन। तो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में हमने दिखा है यहाँ पर, एक तो इसमें साउंड इनपुट है और आउटपुट जो है ऑडियो इलेक्ट्रिकल आउटपुट है। मतलब वो जो बेसिक प्रिंसिपल है माइक्रोफोन का कॉन्सेप्ट ये है कि वो साउंड जो माइक्रोफोन है वो साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अच्छा, अब इसमें जो सर्किट है उसमें एक तो वाइब्रेशन जो है कोयल पे आई हुई है। जो कोयल है एक तरह से वो कुंडली मैग्नेटिक फील्ड में है, वो यहाँ पे दिखाई हुई है। और इसमें एक तो मास होता है, एक होता है उसका कंप्लायंस और एक होता है फ्रिक्शन। तो मास को जो रिप्रेजेंट करता है वो इंडक्टेंस से रिप्रेजेंट किया है, कंप्लायंस को कैपेसिटेंस से रिप्रेजेंट किया जाता है और फ्रिक्शन को रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक तरह से RLC सर्किट बन गया है सीरीज में। साउंड इसमें इनपुट है और वाइब्रेशंस के रूप में कोयल पर आउटपुट ली गई है, ऑडियो इलेक्ट्रिकल आउटपुट। तो इसको यदि थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे जूम करके तो ये सर्किट RLC सर्किट है, साउंड इनपुट है, आउटपुट इलेक्ट्रिक आउटपुट है। अब इसमें जो हम कंस्ट्रक्शन में देखा था कि डायफ्राम होता है, डायफ्राम स्प्रिंग से अटैच होता है और जैसे साउंड इनपुट उस पर साउंड वेव जो है डायफ्राम पर स्ट्राइक करती हैं, चोट करती हैं, तो जो साउंड से डायफ्राम होता है मूवमेंट करने लगता है। डायफ्राम से अटैच होती है डायरेक्टली जो कार्डबोर्ड सिलेंडर पर लपेटी हुई होती है, राउंड होती है, वो होती है आपकी कुंडली। और जो कार्डबोर्ड सिलेंडर है वो डायरेक्टली डायफ्राम से अटैच होता है। तो क्योंकि डायफ्राम मूव कर रहा है तो इसलिए कोयल भी मूव करती है। उनकी कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में फिगर को जाके एक बार देख लीजिएगा कि जैसे ही साउंड वेव जो है डायफ्राम पर चोट करती हैं उसी के तुरंत उसी के अनुसार जो है डायफ्राम के मूवमेंट के कारण कोयल भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बाहर जो है मूवमेंट करती है, इन आउट मूव करती है। कोयल जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, साउथ नॉर्थ पोल के बीच में है, तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड में कोयल का मूवमेंट शुरू हो जाता है। और जब कोयल एक तरह से कंडक्टर है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उससे गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या, चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या बदलेगी। मतलब एक तरह से जो क्षेत्रफल है, चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या तो जो है, यदि चुंबकीय फ्लक्स देखना है तो है क्या, वो चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू बी इंटू ए होता है, बी डॉट ए। बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, और जो ए क्या है, एरिया ऑफ द कंडक्टर है, जितने से पास कर रहा है। तो उसका मल्टीप्लिकेशन बदल जाएगा, मतलब फ्लक्स बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया बदल रहा है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो कांस्टेंट है, जबकि जो परमानेंट मैग्नेट यूज की गई है, तो आपका चुंबकीय क्षेत्र तो कांस्टेंट है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो एरिया, जिस एरिया से गुजर रही है वो एरिया बदल रहा है, क्योंकि कोयल जो है मूवमेंट कर रही है। कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कभी अंदर कभी बाहर। जब कोयल जो है मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकले हो जाएगा, जब अंदर आएगी तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यह मोशन जो है कुंडली से लिंक फ्लक्स को चेंज करता है। तो यही हमने पॉइंट में मेंशन किया। अब समझ में आ गया, क्योंकि कोयल का एरिया चेंज हो रहा है, इसलिए वो उससे लिंक फ्लक्स फाई बराबर बी डॉट ए चेंज होता है इस मोशन की वजह से। तो कुल मिला के ये है कि साउंड वेव जो है वो जैसे ही स्ट्राइक करती हैं, मतलब उसके प्रेशर की वजह से, जो एयर प्रेशर है उसकी वजह से डायफ्राम मूव करता है, उसकी वजह से कोयल मूव करती है, और कोयल के मूवमेंट से उससे जो संबंधित या लिंक्ड फ्लक्स है वो चेंज होता है। और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये फैराडे का जो लॉ है वो क्या कहता है, फैराडे लॉ, कि यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर मूव करता है, या फिर कह लीजिए कि कंडक्टर से पासिंग थ्रू यदि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है, तो उस कंडक्टर के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ये फर्स्ट लॉ है। और सेकंड लॉ क्या आता है, वो प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। तो ये लिखा हुआ है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण जो है आपके फाई जो है चेंज हो रहा है, इसलिए उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। फाई के चेंज होने से कोयल में एक ईएमएफ
प्रेरित हो जाता है वैद्युत चुम्बकीय विकिरण के कारण। ये फैराडे का लॉ है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि कोई कंडक्टर यदि मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी चेंज हो रही है और कंडक्टर फिक्स है, तो एक तरह से ये कह लीजिए कि यदि किसी कंडक्टर से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, चुंबकीय फ्लक्स जो चेंज होता है फाई, तो उस फ्लक्स के चेंज होने से उस कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और ईएमएफ जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है चेंज है। देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। मतलब जो प्रेरित विद्युत चुम्बकीय विभव होगा, ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो प्रेरित होगा, तो ईएमएफ जो है प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। तो ई जो है एक तरह से वोल्टेज है, वो वोल्टेज जो इंड्यूस होगा वो प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब डी फाई और डी टी, फाई क्या है, ई फ्लक्स है, फाई बराबर बी डॉट ए। इस चीज को हम थोड़ा सा मैथमेटिकली भी देखेंगे आगे आज के लेक्चर में। तो ईएमएफ का आने के समय क्या कहा है कि ईएमएफ का मान किस पर डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, मूवमेंट ऑफ कॉइल या मूवमेंट ऑफ डायफ्राम या फिर साउंड प्रेशर। तो हम ये कह रहे हैं कि जो ईएमएफ का मान है वो कोयल के मूवमेंट पर निर्भर करता है, और कोयल का डिस्प्लेसमेंट डायफ्राम पर पड़ने वाले ध्वनि तरंगों के दाब पर निर्भर करता है। तो कुल मिला के ये है कि जब ध्वनि तरंगों की वजह से एयर प्रेशर चेंज होता है और एयर प्रेशर की वजह से डायफ्राम जो है मूवमेंट करता है, और उस डायफ्राम के मूवमेंट करने की वजह से कोयल मूव करती है। और कोयल जब मूव करेगी, और चूंकि वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, जब कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस कोयल से पास होने वाला फ्लक्स जो है या लिंक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि उस कोयल के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो आपका मूविंग कोयल माइक्रोफोन है, इसका इनपुट था साउंड था, और आउटपुट जो है ईएमएफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑडियो आउटपुट में कन्वर्ट हो गया है। और ये एयर प्रेशर की वजह से ही डायफ्राम मूव कर रहा था, और उसकी मूवमेंट की वजह से कोयल मूव कर रही है, और कोयल के मूवमेंट के आधार पर ही ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। तो कुल मिलाकर ध्वनि तरंगों के दाब पर ही कोयल का डिस्प्लेसमेंट निर्भर कर रहा है। इसलिए इस मूविंग कोयल माइक्रोफोन या डायनेमिक माइक्रोफोन को प्रेशर माइक्रोफोन कहते हैं। ये प्रेशर माइक्रोफोन है। दो तरह के माइक्रोफोन बताइए, प्रेशर माइक्रोफोन और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी माइक्रोफोन। प्रेशर माइक्रोफोन में क्या होता है कि जो मूविंग एलिमेंट है उसका डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर कोयल मूविंग एलिमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो ध्वनि तरंगों की दाब पर निर्भर करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मूविंग कोयल माइक्रोफोन, इसलिए प्रेशर माइक्रोफोन। अब इसमें जो है हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं कि कैसे आपका ईएमएफ की वैल्यू डिपेंड कर रही है वेलोसिटी ऑफ डायफ्राम या वेलोसिटी ऑफ कोयल पर। तो उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्म्स है, देखते हैं क्या क्या होते हैं। लेट मान लो कि बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, वेबर पर मीटर स्क्वायर का मात्रक होता है। और वेबर जो है आपका चुंबकीय फ्लक्स लिंकेज मात्रक होता है। बी बराबर फ्लक्स डेंसिटी इन वेबर पर मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ द कोयल या लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल क्या है, वो मीटर में है। और वी है वेलोसिटी ऑफ डायफ्राम, मतलब जो आपका डायफ्राम लगा हुआ है स्प्रिंग से अटैच होके परमानेंट मैग्नेट से कनेक्टेड है वो, और एक तरह से उसकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। और चूंकि जैसे जैसे डायफ्राम मूव कर रहा है तो उससे अटैच जो आपका कार्डबोर्ड सिलेंडर है वो मूव करेगा, और उस कार्डबोर्ड सिलेंडर पर लिपटी हुई वाउंड जो कोयल है, कार्डबोर्ड सिलेंडर पर लिपटी कोयल भी मूव करेगी। तो इसलिए डायफ्राम की वेलोसिटी का हो या फिर कोयल की वेलोसिटी का हो, सेम होगी। ये मेन पॉइंट है इसका कि डायफ्राम की वेलोसिटी और कोयल की वेलोसिटी सेम होगी क्योंकि दोनों अटैच हैं। तो इसलिए वी जो है कोयल की वेलोसिटी कहिए, मतलब कंडक्टर की वेलोसिटी कह लीजिए, या फिर डायफ्राम की वेलोसिटी। हमारा कंडक्टर जो है डायफ्राम है नहीं है, हमारा कंडक्टर कोयल है, लेकिन कोयल की वेलोसिटी डायफ्राम की वेलोसिटी के बराबर है, इसलिए हमने लेंथ भी कोयल की यूज की है और वेलोसिटी भी कोयल की ही लिखी है। जो कुंडली है उसकी वेलोसिटी वी है, उसकी लंबाई एल है, और जिस चुंबकीय क्षेत्र घनत्व में वो रखी हुई है उस चुंबकीय क्षेत्र घनत्व का मान बी है। बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वेबर पर मीटर स्क्वायर में। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ई निकालना है ईएमएफ। देखो हमने ये कहा कि एक कोयल
जिसकी लेंथ एल है वो वी वेलोसिटी से किसी चुंबकीय क्षेत्र में, जिसकी चुंबकीय क्षेत्र घनत्व का मान बी है वेबर मीटर स्क्वायर में, उसमें मूव कर रही है वी वेलोसिटी से, तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होना ही होना है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है फर्स्ट लॉ, और सेकंड लॉ क्या कहता है इसका ही, उसकी वैल्यू क्या होगी, प्रोपोर्शनल टू होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। उसी रूल के अकॉर्डिंग ई यदि ईएमएफ इंड्यूस्ड है तो उसकी वैल्यू होगी डी फाइव बाई डी टी। एक ही टर्न मान लें कॉइल का, वरना एन डी फाइव बाई डी टी होती है, और माइनस जो है वो लेंज लॉ की वजह से होता है। अभी हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो अभी ई इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, और फाइव क्या होता है बी इंटू ए, तो डी और डी टी हो बी इंटू ए, बी कॉन्स्टेंट है इसलिए डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ गया है, बी इंटू डी ए बाई डी टी, और बी इंटू डी ए बाई डी टी क्या है, डी और डी टी ऑफ ए, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर कह लीजिए चेंज इन एरिया पर सेकंड, मतलब जो क्षेत्रफल है कंडक्टर का, चालक का जो क्षेत्रफल है उसके क्षेत्र में कितना परिवर्तन हो रहा है प्रति सेकंड में, समय के साथ क्या परिवर्तन हो रहा है, चेंज इन एरिया पर सेकंड। या बी ये कह सकते हैं कि एरिया जब चेंज हो रहा है उसमें एरिया में क्या चेंज हो रहा है, लेंथ तो फिक्स है, चेंज क्या हो रहा है, चेंज वो हो रहा है जो पार्ट उसके अंदर मूव कर रहा है कंडक्टर का, एक तरह से ब्रेड्थ कह लीजिए, चौड़ाई कह लीजिए, जो कि पर सेकंड में मूव कर रही है, मूवमेंट कह लीजिए, डिस्टेंस मूव्ड पर सेकंड बाय द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो एक तरह से कह सकते हैं बी इक्वल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर क्या कोयल है, इनटू डिस्टेंस मूव पर सेकंड बाय कोयल। बाय कोयल इसलिए कि कोयल मूव कर रही है, और कोयल की मूवमेंट डिस्टेंस पर सेकंड का मतलब क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी कोयल की मतलब डायफ्राम की वेलोसिटी सही है। तो बी इंटू एल इंटू वी, तो जो आपका ईएमएफ है वो है बी इंटू एल इंटू वी। बी क्या है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, और एल जो है आपका लेंथ है ऑफ द कंडक्टर या कोयल, और वी क्या है वेलोसिटी है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अतः उत्पन्न ईएमएफ जो है ई जो है ध्वनि के कारण डायफ्राम में होने वाली गति या फिर कोयल की गति पर निर्भर करता है, जिससे साउंड वेव्स के समानुपाती, मतलब जिस तरह की साउंड वेव थी उसी की प्रोपोर्शनल ईएमएफ मतलब वैल्यू सिग्नल उत्पन्न हो जाता है। तो ये एक तरह का आपका जो है ये कह सकते हैं कि एक समरी के रूप में कही थी, व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक द डायफ्राम इट मूव्स and coil moves in and out of the magnetic field. This motion results in change of flux through the coil, which results in EMF being induced in the coil due to electromagnetic induction. The value of EMF depends on the rate of change of flux, E proportional to d phi by dt, and hence on the motion of the coil. The displacement of the coil depends on the pressure of the sound waves on the diaphragm, hence it is a pressure microphone. मतलब जो आपका साउंड वेव्स है वो डायफ्राम पर स्ट्राइक की थी, उसके बाद वो मूवमेंट किया था, उसकी वजह से कोयल मैग्नेटिक फील्ड में इन आउट मूव की थी, और जो कोयल का मूवमेंट है उसकी वजह से फ्लक्स लिंकेज चेंज हुआ था, और फ्लक्स लिंकेज चेंज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ था, और उसी वैल्यू डी फाइव बाई डी टी के प्रोपोर्शनल हुई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। और एक तरह से जो ईएमएफ है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इंड्यूस हुआ है, और ई की वैल्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड कर रही है या फिर कोयल के मूवमेंट पर डिपेंड कर रही है। तो इसलिए जो है आपका जो कोयल का मूवमेंट है वो एयर प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है, जो कि साउंड वेव्स के चेंज हुआ है। तो साउंड वेव्स के प्रेशर पर ही टोटल वैल्यू डिपेंडेंट है डिस्प्लेसमेंट कोयल का। तो डिस्प्लेसमेंट यदि कंडक्टर का जो है कोयल का आपके साउंड प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है, तो एक तरह से प्रेशर माइक्रोफोन कहलाता है। तो इसकी वैल्यू हमने मैथमेटिकली निकाल ली है। Thank you.